हाय फ्रेंड, जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था मोशन में, मोशन क्या होता है, कितने तरह का मोशन होता है। अब उसी के नेक्स्ट चैप्टर जो है आगे वो है फोर्स एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो दोस्तों आपने पहले भी पढ़ रखा है कि फोर्स क्या होता है। तो टू पुश एंड पुल एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब उसका एप्लीकेशन देखेंगे, फोर्स का क्या क्या एप्लीकेशन है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। तो इस चैप्टर में भी हम देखेंगे फोर्स क्या होता है, कितने तरह का फोर्स होता है, फिर न्यूटन का कितना लाज है, मोमेंटम क्या होता है, लाज ऑफ मोमेंटम क्या होता है। तो ये सारा चीज अब देखते रहें। VSR अड्डा पे मैं विवेक सिंह राजपूत आज आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि क्या होता है फोर्स एंड कैसे इसको अप्लाई हम करते हैं। तो दोस्तों फोर्स क्या है? पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब हम किसी चीज को पुश करते हैं, पुल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। फोर्स का एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें क्या मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट जो होता है। जैसे देखो ये कोई बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, ये टेबल है, इसके ऊपर बॉक्स रखा हुआ है। ये बंदा क्या कर रहा है? इस पे क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। क्या कर रहा है? ये फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इसको क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। तो क्या होगा? अभी अगर ये यहाँ पे है तो यही ऑब्जेक्ट कहाँ पे चला जाएगा? यहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। पुश कर रहा है। यही अगर मान के चलो इधर से कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, इसको क्या करेगा? अगर पुल करेगा इधर की ओर, तो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ से खिंचा के कहाँ चला जाएगा? इधर चला आएगा ऐसे। तो समझ गए कि पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। अब देखो फोर्स जो होता है कितने कितने तरह का होता है। एक तो पहला देखते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स। सब शब्दों से ही पता लग रहा है कॉन्टेक्ट का मतलब क्या हुआ? सटा हुआ, टच में। तो कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है? जब दो ऑब्जेक्ट अगर कॉन्टेक्ट में है, मतलब कि टच में है, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे? कॉन्टेक्ट फोर्स बोलेंगे। और दो ऑब्जेक्ट टच में नहीं है बट उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को क्या बोलेंगे? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स बोलेंगे। जैसे कॉन्टेक्ट फोर्स का एग्जांपल में आप देख लो फ्रिक्शन। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का एग्जांपल में देख लो मैग्नेटिक फोर्स। जैसे आप देखो कॉन्टेक्ट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स है, देखो सरफेस के बीच में है जो यहाँ पे ढलते हुए आ रहा है, इस पे बच्चा, इन दोनों के बीच में लग रहा है कॉन्टेक्ट फोर्स। या स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग इधर जा रहा, इधर जा रहा, फिर इसको दबाओगे फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ये भी क्या हो रहा है? कॉन्टेक्ट फोर्स है। फिर देखो मस्कुलर फोर्स, इसको बिना पकड़े हुए तो ऊपर उठा नहीं सकता, तो जब पकड़ के भारी है, यहाँ पे भारी है ऐसे, इसको यहाँ से यहाँ लेके गया तो इसमें कुछ न कुछ तो फोर्स लगाया होगा। फोर्स लगाया तो क्या दोनों टच क्या होगा, तभी तो यहाँ तक गया होगा। तो ये भी क्या है? एक कॉन्टेक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में देख लो, जैसे मैग्नेट है, बार मैग्नेट, इसके नीचे कोई मेटल का छोटा छोटा टुकड़ा है, तो इसको क्या कर रहा है? आयरन का, ये अपनी तरफ खींच रहा है, टच नहीं कर रहा, बट देखो ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये भी क्या है? ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स का देख लो, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का देख लो, ये सब क्या है? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। अब देखो बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। भैया बोलते हैं ना, जिंदगी में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, या पर स्टूडेंट है तो वो लाइफ हो गया आपका, उसके अलावा भी जो खेल कूद का लाइफ हो गया, तो सब में आपको बैलेंस भैया बना के रखना पड़ेगा। तो यही चीज फोर्स में भी है। अगर यहाँ पे देखो बैलेंस फोर्स क्या है? अगर दोनों तरफ से सेम अगर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, देखो यहाँ पे ये भी इधर से तीन आदमी है, 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इधर से भी तीन आदमी है, ये भी 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? ना तो ये इधर जा रहा है रस्सी, ना तो इधर जा रहा है, तो ये क्या है? ये बैलेंस है, मतलब कि इक्विलिब्रियम फॉर्म में है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस फोर्स बोलेंगे। फिर यहाँ पे देखो एक ये तीन आदमी मिलकर 300 न्यूटन का लगा रहा है, अब ये बेचारा अकेला 100 न्यूटन लगा रहे थे, ये तो रस्सी तो जाएगा शायद ये भी इसके साथ खींचते हुए आ जाएगा इधर ठीक है, ये भी इसके साथ खींचते हुए आ जाएगा, क्योंकि 300 न्यूटन लगा रहा है, 100 न्यूटन लगा रहा है। ठीक है, तो समझ गए? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या ज्यादा इसका फोर्स लगा रहा है, तो क्या हो जा रहा है? अनबैलेंस हो जा रहा है। तो बैलेंस फोर्स हो गया, देख लिए, अनबैलेंस्ड फोर्स गया। अब देखेंगे आगे कि इनर्शिया क्या होता है। बिफोर स्टार्टिंग न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, अब हम देखेंगे कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया कुछ नहीं, इनर्शिया क्या है? एक ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी, एक आदत है। आदत नहीं बोलते जैसे तुम क्या हो, आदत से मजबूर हो, तुमको अगर सुबह बोल दे भैया 4 बजे सुबह उठ के पढ़ो, तुम कभी नहीं उठोगे। तो अगर 4 बजे तुम डेली अगर उठ के 7 दिन में पढ़ने लगोगे ना, तेरा अंदर फर्क दिखने लगेगा, लेकिन अब तो उठोगे नहीं, क्योंकि आपकी टेंडेंसी है। वही है इनर्शिया। अगर वो मोशन में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो तब तक मोशन में रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए।
अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। इसी को क्या बोलते हैं, इस जो ऑब्जेक्ट के जो टेंडेंसी है उसी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये बंदा खड़ा है, जैसे ही ये जैसे गाड़ी स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, पीछे की तरफ चला गया। क्यों? क्योंकि नीचे वाला पार्ट इसका क्या हो गया, गाड़ी के साथ साथ मोशन में आ गया, लेकिन ऊपर वाला पार्ट तो भैया रेस्ट में है, तो ये पीछे की तरफ जा रहा है। फिर इनर्शिया ऑफ मोशन में देखो, जैसे आप गाड़ी पे बैठे हो, जैसे आप गाड़ी पे बैठे हो, जैसे ही ब्रेक मारता आप क्या होता है, देखो आगे की तरफ झुक जाते हो। क्यों? क्योंकि अब नीचे जब गाड़ी चल रही होती है तो जो इतना पार्ट आपका मोशन में रहता है, इतना पार्ट आपका क्या है, रेस्ट में रहता है। ठीक है। या फिर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन देखो, जैसे टर्निंग पे देखते हो, जैसे अगर कोई फोर व्हीलर चलाता है, जैसे कोई शार्प टर्निंग इधर का लिया या फिर इधर के, अगर इधर का लिया तो आप देखना इधर की तरफ झुक जाओगे, अगर बंदा इधर के टर्न किया तो देखना आप ये है ये इधर की तरफ झुक जाओगे। तो इनर्शिया में तीन तरह का आप देखिए, टाइप ऑफ इनर्शिया कितना है, तीन है। पहला क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। या फिर कैरम वाला एग्जांपल देख लो, अगर मान के चलो कोई कैरम ऐसे 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 लगा हुआ है, अगर ये कैरम है मान लो, सपोज थोड़ा देर का मान लो, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है बट फिर भी मान लो आप, ठीक है। अगर यहाँ पे आप स्ट्राइकर से मारोगे तो जितना स्पीड से आप मारोगे ना, तो देखना नीचे वाला जो है ये कैरम का, ये बाहर निकल जाएगा, बाकी सेम ईटी नीचे ऐसे रखा जाएगा। समझ गए? क्यों? क्योंकि नीचे वाला मोशन में आया, बाकी इसके ऊपर वाला तो रेस्ट में ही है। तो समझ गए क्या होता है इनर्शिया? इनर्शिया यही है कि कोई अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में हो तो तब तक रेस्ट में या तब तक मोशन में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो। ठीक। अब यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखो न्यूटन साहब ने पता है तीन तरह का लॉज दिया था, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। अब हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत मजे से पढ़ेंगे, देखो आराम से पढ़ो, इजी वे में समझो। देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो तब तक मोशन में रहेगा जब तक कि कोई उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। ये जो अनबैलेंस फोर्स देख रहे हो ना, अनबैलेंस फोर्स, यही वो जो एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे इनर्शिया पढ़े थे ना, वही ये चीज है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में हो तब तक रेस्ट में रहेगा या फिर वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। दैट इज कॉल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। अब देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ, देखो हाँ भैया सबसे बड़ी चीज देखो, अगर भाई आप गाड़ी चलाते हो ना, प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो भी इस वीडियो के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, प्लीज जब भी फोर व्हीलर ड्राइव करो सीट बेल्ट जरूर लगाना। ठीक है। यहाँ पे देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया कैसे अप्लाई होता है, जैसे आपने सीट बेल्ट लगा रखा तो जैसे आप ब्रेक अप्लाई करोगे, देखो ज्यादा नहीं, आप इतना तक ही आओगे बस। लेकिन यहाँ पे देखो साहब, ये सीट बेल्ट लगाने जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया, नीचे वाला पार्ट तो मोशन में था, ऊपर वाला तो रेस्ट में था, जैसे ही अप्लाई किया देखो ये भाई साहब आगे का विंडशील्ड तोड़ के भी ये बाहर आ गई मैडम साहिबा। समझ रहे हो? तो सीट बेल्ट भी लगाना जरूरी है। ठीक है। अब यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। देखो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले एक जो टर्म है वो हम पढ़ लेंगे, ये है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है सर? तो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। इसी को क्या बोलते हैं? अगर कोई बॉडी है, अगर कोई बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो मास होगा ही होगा। ठीक है। मास है, मान के चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, गाड़ी है। ठीक है, गाड़ी है, उसमें कुछ ना कुछ मास होगा। अगर वो एक्सटर्नल फोर्स पे लगेगा तो ये क्या होगा भैया, मूव करेगा। मूव करेगा मतलब क्या है, इसमें क्या वेलोसिटी गेन करेगा। ठीक है। तो उसमें जैसे ही अगर कोई बॉडी में मास है, अगर वो वेलोसिटी गेन कर रहा है, इट मीन्स को उसमें क्या आ गया है, मोमेंटम आ गया भैया, वो चलना फिरना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मास का क्या होता है केजी, वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो ये क्या होता है केजी मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम समझ में आ गया। मोमेंटम क्या, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। अब इसी मोमेंटम को अप्लाई करके हम आगे इसको यूज करेंगे। देखो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, यही कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जो फोर्स, अगर कोई बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका,
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। और भी किस में, तो किस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से आप क्या समझे, रेट जहां पे भी अब ये वर्डिंग आ जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब कि क्या होगा, ये टाइम से क्या होगा भैया, ये डिवाइड होगा। तो देखो अभी हम देखेंगे क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोल रहा है। तो ये देखो ये बराबर, अभी हमने क्या पढ़ा था, P बराबर मोमेंटम बराबर क्या पढ़ा था हमने, m इंटू भी होता है। तो चेंजिंग मोमेंटम मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसका इनिशियल वेलोसिटी u होगा, फाइनल वेलोसिटी v होगा। टाइम के साथ इसमें कोई चेंजिंग आएगा, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है रेस्ट में है, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच गया, यानी कि यहाँ पे u था, यहाँ पे क्या था, v था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ चला गया, यानी कि इसका क्या, इसमें मास भी है, फिर इसमें वेलोसिटी है, जिसको मोमेंटम में चेंज आया, तो ये क्या हो जाएगा फाइनल। देखो ये फाइनल रेट ऑफ, देखो चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, अपॉन टाइम, क्योंकि क्या रेट ऑफ चेंज बुलाते हैं, यानी कि टाइम से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये ए बराबर क्या हो जाएगा, एम भी माइनस एम यू अपॉन टी, यहाँ से क्या करो आप एम ले लोगे कॉमन, तो भी माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। अब आप क्या पढ़े कि भी माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है। तो यहाँ से क्या निकला, ए फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लेते हैं के बराबर एम ए, जहाँ पे के क्या है, के का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो ए बराबर क्या हो जाता है एम ए। यही आपका है क्या, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, दैट इज कॉल्ड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसका अप्लाई हम कैसे करेंगे, देखो मोमेंटम में देखो, जब रेट चेंज इन वेलोसिटी, देखो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यहीं पे चेंज इन मोमेंटम बोलेगा तो यहाँ पे एम लगा देना, इधर एम लगा देना, अपॉन में टाइम से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एम ए आ जाएगा, बस सिंपल है। अब कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि भैया न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का क्या यूज है, तो सीधे बताना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको रोकने के लिए, या कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उसको मूव करने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं, वो वही किस में आता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन में आता है, ठीक है। जैसे कोई बॉल है वहां पर रेस में, उसको आप किक मारो, जैसे किक मारोगे तो क्या, कोई बॉल है तो उसमें कुछ मास होगा, तो उसको जैसे ही आप किक मारोगे तो इससे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी गेन कर लेगा, तो जैसे ही वेलोसिटी गेन करेगा तो इसमें क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। मोमेंटम जहां आ गया भाई, बस आप पढ़े हो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे अप्लाई हो ही जाएगा। दूसरा, जैसे अगर कोई क्रिकेटर है वो कैच पकड़ता है, तो अगर वो डायरेक्ट कैच पकड़ेगा तो उसको क्या है, इम्पैक्ट जो बॉल का है उसके हाथ में ज्यादा पड़ेगा। लेकिन इसी बॉल को देखते हो जो क्रिकेटर होता है वो अपने हाथ को क्या करता है, पीछे खींचता है, यहाँ पे अगर डायरेक्ट बॉल लेता है तो उसको ज्यादा चोट लगता है, फिर वो यहाँ इसमें क्या करता है, वो टाइम बढ़ा देता है, तो जैसे ही टाइम बढ़ाता है, ठीक है, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। या फिर जैसे देखो पुशिंग का, जैसे कोई अगर जैसे नहीं देख तो खींचता है गाड़ी वगैरह, तो आगे इसमें कुछ मास रहता है फिर वो खींचता है, वो भी है। दूसरा सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखो, कोई अगर मोटा आदमी है, एक पतला आदमी है, ठीक है, कोई अगर मोटा आदमी है, अगर वो पतला आदमी है, तो जो मोटा इसका मास 10 kg है, इसका मान के चलो 5 kg है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा ना एक कम होगा, धीरे चलेगा। लेकिन ये बंदा है बहुत तेज चलेगा, क्यों कि इसका मास कम है तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा रहेगा, ठीक है। और इसका बंदा का मास ज्यादा है, एक्सेलरेशन कम है, इसलिए देखना मोटा आदमी हमेशा स्लो चलेगा, मोटा आदमी जो है हमेशा क्या चलेगा, स्लो चलेगा, और पतला आदमी बहुत फास्ट चलता है। यहाँ पे भी देखो भैया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है, ठीक है। तो मत समझो कि फिजिक्स में भी है, ये रियल लाइफ में भी है, ठीक है। अब हम देखेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो भैया न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत आसान है, ठीक है। आप जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा, आप लोगों के साथ अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे भैया बुरा मिलेगा, ठीक है। वही न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन क्या बोलता है, ये बोलता है कि टू एवरी एक्शन there is always equal and opposite reaction। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये देखो ये आदमी है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, दीवार पे क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है, मतलब धक्का दे रहा है उसको, ठीक है।
तो जितना फोर्स के साथ मान के चलो, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 100 न्यूटन से फोर्स लगा रहा है, तो जितना ये फोर्स लगाएगा ना उतना ही दीवार इस पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये भी 100 न्यूटन का इस पे फोर्स लगाएगा, बस फर्क क्या रहेगा, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये देखो इस यहाँ पे भी आप इससे भी साइन से पता लगा लो, ये जो माइनस साइन देख रहे हो ना, इसका मतलब है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, बट किस में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। जैसे देखो बंदूक है, जैसे आप राइफल से फायरिंग करते हो तो देखते हो बुलेट आगे निकलता है, तो जितना रफ्तार से बुलेट आगे जाता है जिस फोर्स से, उतना ही फोर्स से क्या होता है, ये हमारे कंधे पे जर्क मारता है, पीछे आता है। इसी को क्या बोलते हैं, रिकॉइल। पढ़े हो ना, रिकॉइल वेलोसिटी पढ़ना है, आगे 11th में अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, इसको बोलते हैं रिकॉइल एक्शन ऑफ गन। ठीक है, दूसरा ये देखो, जैसे कोई बॉक्सर होता है, बॉक्सर अगर किसी पे जितना इंपैक्ट के साथ अगर जर्क मारता है ना किसी के फेस पे, देखो फेस मास्क पे, उतना इंपैक्ट के साथ इसके भी फिस्ट पे जोड़ पड़ता है। ठीक है, दूसरा जैसे देखो, ये अगर आप नाव है, ये देखो क्या नाव है। ठीक है, ये अगर कोई यहाँ से जंप करता है बंदा, तो जितना फोर्स के साथ ये आगे बढ़ेगा ना, उतने ही फोर्स के साथ ये जो नाव है पीछे की ओर जाएगा। ठीक है, ये जितने आगे बढ़ेगा जितना फोर्स से, उतना ही फोर्स से जो नाव है वो पीछे के तरफ बढ़ेगा। तो समझ गए कि देयर इज ऑलवेज एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपने पढ़ लिया क्या मोमेंटम क्या होता है, अब हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो दोस्तों आपने पढ़ा ही होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सेम वहां पे यही है, देखो क्या है, जैसे ये क्या बोलता है, ड्यूरिंग एनी कोलिजन, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ए, कोई ऑब्जेक्ट है बी। ठीक है, ड्यूरिंग एनी कोलिजन, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट टकराता है, ठीक है, तो टकराने के पहले जो मोमेंटम होगा और टकराने के जो बाद मोमेंटम होगा, वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। की जो मोमेंटम मान के चलो, हमने मान लिया P1, ठीक है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ठीक है, ये दूसरा हमने इसको क्या मान, आफ्टर कोलिजन को क्या मान लिया, P2 मान लिया। तो ये यही कहता है कि जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर मोमेंटम इसका निकालोगे तो मोमेंटम का क्या पढ़े थे, P बराबर पढ़े थे ना mv, मास इंटू वेलोसिटी। तो P1 का निकाल लो, बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा, m1 u1। ठीक है, फिर m2 u2 इक्वल टू m2 v2 प्लस m1 u1, एक सेकेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2, और इधर क्या हो जाएगा, m2 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, यही क्या आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझना क्या है इसमें, समझना यही, इसका आप बस याद रखना कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों का मोमेंटम क्या होता है, सेम होता है। ये जो फॉर्मूला जो कुछ भी आप यहाँ पे देख रहे हो ना, सारा सब कुछ अप्लाई होगा किसमें, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, तो देखेंगे तो फर्स्ट लॉ क्या होता है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, वो तब तक रेस्ट में रहेगा या फिर वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक कि कोई उस पर अनबैलेंस फोर्स, मतलब कि बाहर से कोई उस पर फोर्स अप्लाई ना हो। दूसरा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब देखेंगे व्हाट एवर हैपन। देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया कोटेशन है, श्री कृष्ण भगवान ने ही पढ़ा था, गीता में बोला था कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। आपके पहले जो कुछ भी जिंदगी में हुआ था वो अच्छे के लिए हुआ था, जो अभी हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। तो कभी भी जिंदगी में कुछ हो तो प्लीज डोंट वरी, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। 3 इडियट में आपने डायलॉग भी तो सुना है, ऑल इज वेल। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच इतना पेशेंस के साथ देखने के लिए। और अगर आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका न्यूमेरिकल का भी वीडियो ले आऊंगा, अगर आप बोलोगे तो। अगर आप चाहते हो कि इस पे मैं वीडियो लाऊं न्यूमेरिकल पे, तो आप कमेंट बॉक्स में अगर 10 लोग भी कमेंट कर दोगे कि हाँ सर इस पे न्यूमेरिकल वीडियो बनाया जाए, तो मैं पक्का बनाऊंगा। ठीक है, एंड इतना पेशेंस के साथ देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, कीप साइनिंग ऑफ, जय हिंद।
फिर मिलते हैं नए क्लास में।